शुभकामनाएं। आप सभी डॉक्टरवासियों को मैं बता दूं कि डॉक्टर सुनीता गोगरा ने एक किताब लिखी, लेकिन पिछले दिनों उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी में उपाध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया है। तो हमारे जैसे लोगों को जो जनजाति बाहुल्य एक जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ का अगर कोई बेटी अगर वहाँ पे जाके बैठती है राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए, तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल डूंगरपुर के हमारे सीधा का एक कार्यक्रम है। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा पूरे डूंगरपुर शहरवासियों की तरफ से कि आप आज इस पद पर शिशु जी। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, इससे पहले कि आपकी जो साहित्य की यात्रा है उसमें हम जाएँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, आपके परिवार के बारे में और आपकी एजुकेशन शिक्षा के बारे में। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके साहित्य चित्र में। नमस्कार, जोहार डूंगरपुर। मैं डॉक्टर सुनीता गोगरा, पाल देवल, गोगरा फला, डूंगरपुर, राजस्थान से स्वागत करती हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरे ननिहाल में हुआ था, जैसमन में। मेरे पापा डॉक्टर वेलाराम जी गोगरा और मम्मी श्रीमती पार्वती गोगरा हैं। देवल में रहते हैं हम। और उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है एमए नेट पीएचडी मैंने उदयपुर से की है। और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे दोनों भाई गायनिक डॉक्टर हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, अपने डूंगरपुर में ही, डॉक्टर दीपक गोगरा और डॉक्टर रवि गोगरा। और मेरी जो छोटी बहन है डिम्पल गोगरा, वो उदयपुर में प्रिंसिपल हैं। मैंने अपनी पढ़ाई उदयपुर में की है, एमए और मैंने एमजी कॉलेज से की है। नेट पीएचडी मैंने राजस्थान विद्यापीठ से किया है। उसके बाद में मैं साहित्य के क्षेत्र में आई हूँ। और हाँ जी, हाँ, उसके बाद में मैं शायद मेरे पिता ने काफ़ी मेहनत करके और फिर उदयपुर में उन्होंने पढ़ाई की और वो उस लेवल पे पहुँचे कि हम चारों को वो कुछ बना सकें। उन्होंने बर्तन धोए और काफ़ी मजदूरी वगैरह की। उसके बाद में काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने हमें मतलब बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे रखा और इस तरह की शिक्षा दी कि हम अपने गांव परिवार से भी जुड़ सकें और आगे भी बढ़ सकें। उनका हमेशा एक डायलॉग रहा है कि तुम्हें क्या बनना है, या तो तुम दूसरों की गाड़ी धोने वाला बनोगे या अपनी गाड़ी खुद दूसरों से धुलवाओगे। तुमको इस लायक बनना है कि तुम्हें लोग पूछें। तो ये चीज़ हम चारों के दिमाग में रही और आज हम अच्छे स्तर पर हैं। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे लाइफ चेंज होती रहती है, मोड़ आते रहते हैं अलग अलग। इस तरह से मेरी लाइफ में भी मोड़ आए, कई सारे मोड़ आए और काफ़ी कुछ सीखने मिला। मैं टीचर भी हूँ डूंगरपुर में, 2-3 स्कूल से मेरा तबादला भी हुआ है। लेकिन उन बच्चों से और उन टीचर्स से जो मुझे सीखने मिला वो काफ़ी बड़ा था। 3rd ग्रेड टीचर हूँ मैं, लेकिन उन बच्चों से ज़मीनी स्तर पे जो मुझे सीखने मिला वो मेरे लिए बहुत अच्छा। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे उन बच्चों और मेरे उस स्टाफ के कारण हूँ कि आज मैं इस स्तर पे पहुँची हूँ। हमें हर व्यक्ति से, हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलता है, अगर आपकी सीखने की इच्छा हो तो। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसी हो गई हूँ तो मैं इनसे मैं क्या सीख सकती हूँ। मैंने जो बुक लिखी है मताई, उसका जो शीर्षक है और उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो सब मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे मिला है। उनसे मुझे पता है कि आप प्रकृति के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं, उसके साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे आप एक नंगे पैर भी स्कूल जाते हैं और किस मतलब जैसे अभी इतनी ठंड है लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल बिना स्वेटर के भी आ जाते हैं, बिना चप्पल के भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझ में भी हिम्मत आती है कि ये बच्चों में कितना एक ललक है, कितनी उनमें हिम्मत है कि वो इतनी प्राकृतिक जो है उससे वो लड़ते हुए अपना सफ़र आगे का पूरा कर रहे हैं। तो हमारे पास तो है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उसमें। और जो हमारे स्टाफ हैं और जो भी हमारे लोग हैं उनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, कुछ बनूँ और इनको मैं बताऊँ कि आगे की क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। जी मैडम, अब हम असली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और जो कि साहित्य के बारे में। आपके परिवार को हम सब जानते हैं कि
पूरा डूंगरपुर आपके परिवार को बहुत ही इज्जत से डॉक्टर बेलाराम बोगरा जी का खास करके नाम लिया जाता है। आपने जैसे बताया कि आपके 2 भाई हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, आपकी एक बहन है, वो भी एजुकेशन के क्षेत्र, मतलब कहीं न कहीं एक पूरी तरह से शिक्षित परिवार है आपका, और शायद उसी की वजह से आपका रुझान, ये मैं जान सकता हूँ कि साहित्य की तरफ से हुआ। लेकिन कैसे हुआ और कब हुआ, और कौन सी किताब आपने सबसे पहले पढ़ी? जी, कोरोना के टाइम में मैंने देखा कि लोग पैदल आ रहे हैं और उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग आ रहे हैं और उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अंदर तक हिला गई, क्योंकि हम कई लोग थे, हम आप जो चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने सोचा कि मैं कम से कम यहाँ बैठे-बैठे लोगों को मोटिवेट तो कर सकती हूँ, उनके लिए आर्टिकल्स लिख सकती हूँ। तो मैंने पेपर्स में लिखना शुरू किया। कोरोना पे मैंने आर्टिकल्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे और मैंने पेपर्स में दिए। और हमारे जो पेपर्स हैं डूंगरपुर के, उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया और मेरे जो आर्टिकल हैं वो छापे। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं लिख सकती हूँ और मुझे करना चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ। ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने इतना किया कि हाँ, मैं उनकी जो मनोभाव है या उनकी जो तकलीफ़ है उसको मैं लोगों के सामने लाऊँ। तो इस तरह से धीरे-धीरे, क्योंकि मैं खुद आदिवासी हूँ, भील हूँ और मैं प्रकृति के बिल्कुल करीब हूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा उस समय में महसूस कर पाई कोरोना के टाइम में, क्योंकि लोग जिस तकलीफ़ में थे और हम लोग जिस तरह से रह रहे थे, तो जो सक्षम है वो तो ठीक है, आप रह रहे हो, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है ऐसे टाइम में वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे, ये चीज़ मैंने देखी उसमें। और मेरे अंदर का जो राइटर है वो निकला और मैंने लिखना शुरू किया। जी, ये बताइए, जी दोस्तों, ये जो डूंगरपुर और आप सुनते हैं हमारा संध्याकालीन कार्यक्रम, और आज की हमारी मेहमान है डूंगरपुर क्षेत्र की जानी पहचानी साहित्यकार डॉक्टर सुनीता बोगरा, जो अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष बनी। उसके पहले ही हमारे डूंगरपुर की दिनेश जी पंचाल भी सदस्य बने, और डॉक्टर जयप्रकाश पंड्या ज्योतिपुर, जिनको भी हम नहीं भूल सकते हैं, साथ ही साथ भूपेंद्र राणू जी को हम नहीं भूल सकते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी में एक इज्जत के साथ आदर, इसी क्रम में एक और नया नाम जुड़ा है और वो है डॉक्टर सुनीता बोगरा। मैडम, आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि गद्य की शुरुआत ही आपने की या पद्य की भी तरफ का रुझान है? अगर गद्य की अगर आपने शुरुआत की तो गद्य का रुझान आपके लिए क्यों रहा? मैं जब छोटी थी, हम भाई बहन नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पर जो कच्चे घर थे हमारे, हैं अभी भी हैं, तो हम बाहर सोते थे तो थोड़ी दूरी पर सियार हुआ करते थे। तो हमारी नानी बोलती थी, हम लोग डरते थे, तो नानी बोलती थी कि इसमें डरने की क्या बात है, हम तो आदिवासी हैं और हमको इनसे डरने की कहाँ ज़रूरत है, ये तो हमारे दोस्त है, जब तक हम उनको छेड़ेंगे नहीं वो हमारे कुछ भी नहीं करेंगे। और वो अपने समय की हमको कहानियाँ बताती थी। तो इस तरह से वो उनकी जो पुरानी उस समय की जो कहानियाँ हम लोग सुनते थे, मैं सुनती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये कहानियाँ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई। अब जब मैं कहीं जाती थी तो लोग पूछते थे कि भाई कौन हो तुम, तो मैं बोलती थी कि मैं आदिवासी भील हूँ डूंगरपुर की। तो लोग सीधा ये पूछते थे तुमने ऐसे कैसे कपड़े पहने, भील तो पेड़ों पे होने चाहिए, लोगों को मार के खाने चाहिए, तुम लोग ऐसे करते हो क्या? तो मुझे हंसी आ जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है, डूंगरपुर में आप आके देखिए ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग कहीं मानने को तैयार नहीं थे। इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसमें एक्चुअली मूवीज़ में, फिल्मों में और लोगों के दिमाग में इस तरह की भ्रांति भरी गई है कि आदिवासी लोग ऐसे होते हैं, बस आके चारों तरफ नाचते हैं, लोगों को मार के खाते हैं और बस ऐसे ही घूमते हैं, पेड़ के पत्ते पहनते हैं और घूमते हैं, उनमें कोई एजुकेशन नहीं होता, जंगली होते हैं, आधी बुद्धि के होते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतनी पढ़ लिख गई हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने वजूद को लोगों के सामने लाऊं, मैं उनको दिखाऊं कि मैं आदिवासी हूँ, लेकिन आप जैसा सोचते हो आपके दिमाग में जो है वो नहीं हूँ मैं। हमारी अपनी कहानियाँ हैं, हमारे अपने रीति रिवाज हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं और मन्नत और मान्यताएं हैं, प्रकृति के साथ हमारा बहुत जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने अपनी बुक लिखी मताई, जिसमें मैंने उस समय की कहानियाँ जो मेरी नानी दादी ने सुनाई थी, मेरे पापा मम्मी के किस्से जो जंगल में उनके साथ हुए थे, इस तरह की जो अभी तक की घटना है। मेरा एक स्टूडेंट है कांति, जिसने अभी अजगर मारा था 3री कक्षा में, तो वो जिस तरह से सर्वाइव कर रहे थे प्रकृति के साथ, तो वो चीज़ मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम ये हैं। इसलिए मैंने फिर वो मताई किताब लिखी और जैसे जैसे मैं लिखती गई कहानी आगे बढ़ती गई। मताई का मतलब क्या होता है?
मताई का मतलब होता है धरती माता। अच्छा अच्छा। हम लोग जैसे पहाड़ पे चढ़ के और हमारे जो पहली फसल और ये सब चढ़ाते हैं, जी जी जी। तो हम लोग बोलते हैं मताई जाना। बताइए जी। जी। हर साहित्यकार के क्षेत्र में, हर कलाकार के क्षेत्र में कुछ न कुछ उपलब्धियाँ जरूर होती है, उसका जो क्षेत्र होता है। एक जो आपकी उपलब्धि हो तो मुझे मालूम है कि अभी थोड़े दिन पहले ही आपको पूरे राजस्थान साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष बनाई गई, और ये हम सभी वागड़ वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी रचनाएं, ये किताब तो आपकी छपी मैंने देखी, अभी हालांकि पढ़ना मैं बाकी है, मैं घर पे जाके इसको जरूर पढ़ूंगा। लेकिन ये बताइए कि और कौन कौन सी रचनाएं आपकी छपी, और क्या आप सिर्फ प्रकृति पे ही लिखती हैं या किसी और विषय पर भी आप लिखती हैं? मेरी एक्चुअली बस ये मेरे आर्टिकल छपे हैं और ये मेरी पहली किताब है, और मैं प्रकृति पे ही लिखती हूँ, आदिवासी पे, क्योंकि अभी तक किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं है। जी और क्योंकि मैं खुद आदिवासी हूँ, भील हूँ, तो फिर मुझे अपने लोगों को, अपने वजूद को लोगों के सामने लाना है, उनको लोग एक रिस्पेक्ट दें जी कि अच्छा, ओह आप आदिवासी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, आप प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति आज है, क्या पता इसी वजह से वो आज। तो ये चीज़ मैं उनमें डालना चाहती हूँ। और हमारे मतलब अपने यहाँ पर आप भी डूंगरपुर के, आप भी जानते होंगे कि कितनी कहानियाँ अपने जंगलों में होंगी। जी तो मैं इन जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, उनको खोद के निकालना चाहती हूँ और लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दब चुकी हैं, लोग जानते नहीं हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अभी के जो लोग हैं, वो मोटिवेट हों और वो भी इसमें मेरा सहयोग दें, और और मुझे मतलब आगे मोटिवेट करें, ताकि मैं उस पर आगे बढ़ सकूं और मैं काम कर सकूं। जी। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति की बात हुई तो हम क्यों न कभी न कभी इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मजाक करते रहे। जी। उसी के कारण एक कोरोना जैसी बीमारी हमारे बिल्कुल। पूरे संसार में है। हम्म। और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आप पिछले 4-5 दिनों से देख रहे होंगे कि उत्तराखंड का जो जोशीमठ एरिया है, वो धंसता जा रहा है, और सैटेलाइट कैमरे के हिसाब से तकरीबन 12-13 दिन में 5.4 सेंटीमीटर वहाँ के जो गढ़ हैं वो धंस चुके हैं। उसके आसपास के एरिया भी काफ़ी, जो लोकेटेड एरिया है वो भी काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितना हम प्रकृति को मजाक समझेंगे, जितनी प्रकृति की मजाक करेंगे, और वो ये तभी संभव है जब हम प्रकृति को पूजें। क्योंकि अगर आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे एक ट्रेन है, कोरण बोलते हैं, मतलब वहाँ पे जो देवियाँ हैं, 6-7 देवियाँ हैं, उनके नाम की एक देवी तो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भाटी जो राजपूत होते हैं वो मानते हैं उसको, और वो जो मंदिर है उसके नाम से 1 लाख बीघा जमीन है। एक और मंदिर है, टेमराय माता करती है, वो जैसलमेर में ही है। ये सेम चीज़ बाड़मेर में भी है, वहाँ पे मतलब जंगलों के जंगल जो है वो देवियों के नाम पे, देवताओं के नाम पे, तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो प्रकृति है उसको ही पूजा करते हैं। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि प्रकृति को पूजना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्ग विशेष के लिए है, प्रकृति की पूजा हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, इस बारे में हर मैं धर्म कुछ के लिए। कहना चाहूँगी जी। कि जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ देवी देवता के नाम से है, तो हमारे अपने इधर भी क्या जी। होता है, जंगलों में जैसे भगत वगैरह होते हैं आदिवासी समाज के, जी तो साल में एक बार वो कंकुक छांटते हैं, जी है ना, पेड़ों पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेड़ वापसी का है, भगवान का है, मतलब कि प्रकृति के एक मतलब अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रताड़ित करेगी, या फिर कहीं ना कहीं वो आपको सजा देगी, शायद वही चीज़ कोरोना के रूप में सामने आई, है ना। तो ये चीज़ से आदिवासी डरते हैं, वो किसी पेड़ को भी काटने से डरते, पहले उसके हाथ जोड़ेंगे, अगर मजबूरी हुई तो, और लकड़ियाँ भी बिनेंगे तो सूखी लकड़ियाँ बिनेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, अगर प्रकृति को बचाना है तो उससे डर अपन को रखना ही पड़ेगा। अपन उसके मालिक नहीं है और बन भी नहीं सकते, वो अपनी मालिक है। अगर अपन ने उसको नुकसान पहुंचाया तो कहीं ना कहीं वो विनाश भी अपना कर सकती है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। साहित्य क्षेत्र के बारे में बात करूँ तो अभी आपकी एक किताब भी प्रकाशित हुई है, तो आप सिर्फ उपन्यास इसी तरह से लिखते हैं या फिर छोटी छोटी कहानियाँ इस तरह के भी आपका लिखने का शौक? फिलहाल तो मैं उपन्यास, छोटी छोटी कहानियाँ ही हैं जिनको मिला के मैंने एक फैमिली बना दी है जी। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखती कि ऐसा हुआ था तो शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं आता जी। तो मैंने सारी जो कहानियाँ थी मेरे दिमाग में उन सबको मिलाकर एक फैमिली बना दी, एक कबीला बना दिया, और उसको रूटीन बिल्कुल एक नदी की तरह प्रवाह दे दिया कि एक दूसरे से जुड़ती हुई सी लग रही है वो, इसलिए वो पढ़ने में लोगों को अच्छी लग रही है, लोग उसको समझ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मेरी जब ये बुक मतलब वहाँ गई जयपुर की तरफ, तो वहाँ से एक रिपोर्टर देखने एक वास्तव में डूंगरपुर में ऐसा होता है जी। और उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन से पेड़ पे मिलोगी, मैंने कहा आप बस लेके आ जाओ, मैं पेड़ से आपके आगे कूद जाऊंगी।
तो अरे बाप रे। ये चीज़, हाँ, जी। ये मैंने फेस की ये जी। चीज़, और अभी तो 1-2 साल में, जी, तो जी। इसमें उनकी गलती नहीं है, जी, जी। ऐसा है। तो वो डरते-डरते डूंगरपुर में इनको बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको करकेला पहाड़ चढ़ाया, वो होली पर आई थी। जी, जी। करकेला पहाड़ जो है हमारी सबसे बड़ी होली जलती है, बहुत ऊँचा पहाड़ है, जी। और यहाँ का पूरा देवल की होली तो आप जानते हो, जी, तो जी। पूरा दिखाया तो वास्तव मान गए कि हाँ, सच पहाड़ में। के ऊपर होली जलाते हैं, ठीक है। हाँ, नारियल की होली जलती है, बहुत ऊपर है वो पहाड़, अच्छा, आप अच्छा। कभी ज़रूर जाना, आपको जी। अगर ट्रेडिशनल बिल्कुल आदिवासी का बिल्कुल बेसिक चीज़ देखनी है ना, तो आपको वहाँ दिख जाएगी। अच्छा। जी। इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम लें, तो अभी हमारे जो दिनेश जी पंचाल हैं जी। वो मेंबर बने, फिर आप उपाध्यक्ष बनी, फिर पिछले साल 3 किताबें हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से स्पॉन्सर हुई, एक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी, जी। और 2 किताबें और एक डॉक्टर रेखा खराड़ी, और एक पुस्तक शायद पंड्या है जी। सिमरवाड़ा। इस मर्तबा 5 लोगों की पुस्तकें हाँ, रिलीज हो रही हैं। अभी ये हो मतलब कहीं न कहीं और विमोचन्स भी होते रहे। मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि डूंगरपुर में भी विमोचन्स होते होंगे, कोई उपन्यास लिखते होंगे। मेरे एक छोटे से मित्र हैं नितिन कलाल, उन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास लिखी है, बिल्कुल, जानती और ये हूँ। चौथी उपन्यास उनकी है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि लोग भले कुछ भी कहें कि हम पहाड़ों पे रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विवाह है बिल्कुल है। साहित्य के क्षेत्र और में। उसके हमारे बारे पास- में आप क्या कहना चाहेंगे? और चूँकि आप अभी एक बहुत अच्छे पद पे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में, हम्म। क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि बागड़ में जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे उपाय, और यहाँ पर क्या है कि स्टोरीज भी आपको बहुत मिल जाएंगी। जी, जी। जैसे कि अगर आप एक मज़दूर लोग मिलते हैं यहाँ पर, हमारे मज़दूर हैं, तो उनके ऊपर भी आप अगर लिखना चाहो ना, तो आपको बहुत अच्छी स्टोरी मिल जाएगी। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जी। बेसिक सी स्टोरी लिखी है उन्होंने कोई इतना बड़ा वो नहीं किया है कि भाई बूढ़ी काकी हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा तो शाम को वो पत्तल में खाती है और लोग वो, लेकिन उनका लिखने का तरीका वो था कि उन्होंने उस क्षेत्र विशेष को ऊपर उठाया है ना, उस समाज को ऊपर उठाया, तो वो चीज़ बहुत इफेक्टिव हो गई है। जी। तो हमको भी ऐसा लिखना चाहिए कि हम अपने बागड़ क्षेत्र को ऊपर, अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में इस क्षेत्र को ऊपर उठा सके, ताकि कोई समझे कि हाँ, ये बागड़ की कहानी है, और वो उसको बहुत अच्छे से पढ़े, और इस बागड़ क्षेत्र को जंगल ही नहीं समझे, जी। इसको वो बहुत अच्छे से बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ देखे कि हाँ, अच्छा ये है डूंगरपुर, इतना अच्छा है डूंगरपुर। तो ये जो सब लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल सबको जानती हूँ, सब बहुत रिस्पेक्टेड है मेरे, और मेरे सब सीनियर हैं जी। और दिनेश जी तो बिल्कुल मेरे गुरु जैसे हैं। जी। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे। रेखा मैम को भी जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। जी। तो अब मैं इस पद पर हूँ, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई आपको लिखने का अगर शौक है, ये मेरा मैसेज है डूंगरपुर वालों को, जी। जो भी है, बूढ़े बच्चे जवान, जो भी लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, जो जिसको भी लिखने का शौक है, कच्चा पक्का जो भी, आप लिख के मुझे भेजिए। जी। मैंने फेसबुक पर अकादमी की और मेरी आईडी दे रखी है, तो आप उसको देखिए, आपको जैसा लिखना आता है आप लिखिए, मैं उसको मोटिवेट करूँगी, मैं आगे तक ले जाऊँगी उसको। और मेरा, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं दुलाराम जी सहारण, उन्होंने मुझे यही काम दिया है कि आप डूंगरपुर से प्रतिभाएं निकालिए, जी। और मैं इसी में लगी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकार डूंगरपुर से निकले, भले एक छोटा सा बच्चा भी हो, जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। जी। निश्चित रूप से आपको जो काम सौंपा गया है, बहुत ही चिंतक और कह सकते हैं बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण है, और अगर आप इसको सीरियसली लें तो यहाँ पे बहुत सारा साहित्य। 2 क्वेश्चन मेरे इसी क्वेश्चंस में। पहला तो सोशल मीडिया को लेके आपके क्या विचार हैं, और दूसरा, क्योंकि हर साहित्यकार, हर व्यक्तित्व, वो चाहे खिलाड़ी हो तो क्रिकेटर हो, दूसरा सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कहीं ना कहीं उसका आदर्श होता है। आप जैसे महिला हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा, वो आपके साहित्य मतलब वो एक आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं आपके, उनसे आप इंस्पायर्ड हुए हैं। तो बागड़ को छोड़ के बाहर जो हमारा साहित्य है, हिंदी का, पूरे राष्ट्र का जो साहित्य है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हैं और क्यों, और सोशल मीडिया का आपके साहित्य के क्षेत्र में कितनी उपयोगिता है? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ मुंशी प्रेमचंद से। जी। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, जी। तो उसको टाइम नहीं मिलता है, जी। छोटा है मुझसे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उसने मुझे एक बात कही कि है ना, तूने है ना प्रेमचंद की बुक पढ़ी है क्या? मैंने निर्मला पढ़ी है 9th में। अच्छा। उसने मुझे बताया, तो तू वैसा लिख। अच्छा। तो फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं वैसा लिखूँ, और मुझे खुद भी पसंद है। जी। मैंने उसको ये नहीं कहा कि हाँ मैं ऐसा है वैसा है, उसमें उसकी बात सुनी, तो मेरे को ये पता चला कि पाठक को क्या चाहिए, जी। क्योंकि वो मेरा पाठक है। जी। एक तरह से, हाँ। है ना, तो मुझे ये पता चला कि पाठक को क्या चाहिए। उसको ये चाहिए कि उस जो क्षेत्र है, जी। जो जगह है, वो उठ के सामने आए। जी।
है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत इफ़ेक्टिव की, मतलब बहुत वो की। बाकी मैं डैन ब्राउन की पढ़ती हूँ और मैंने हैरी पॉटर पूरी पढ़ी है। हैरी पॉटर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ अच्छा। और मेरी बुक मैंने उसके बाद ही लिखी है। वो बुक मैं अभी भी साथ में रखती हूँ एक, ताकि मेरे को लिखने में हेल्प कर सके, डायलॉग कैसे लिखना है और ये चीज़ें। तो हैरी पॉटर मेरे को बहुत प्रभावित किया है और मैं उसको बार बार पढ़ती हूँ। इसके अलावा मुझे दूसरी मैंने बहुत सारी शिवानी जी की बुक पढ़ी हैं, मैंने दिनेश पंचाल जी की बुक पढ़ी हैं और अब मुझे राइटर्स की जो बुक मिलती जा रही है मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं कि इस तरह से लिखना चाहिए हमको। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोशल मीडिया तो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप क्या नहीं कर सकते। अगर आप उसका अच्छा उपयोग करना चाहें तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और बाकी तो है ही है। तो मैं जैसे आज के युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि भाई आप सोशल मीडिया का जितना हो सके उतना अपने करियर के लिए और अपने फैमिली में और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें उसका ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आजकल हर कुछ ही आ जाता है उस पर और सीखने लायक भी बहुत कुछ है।